आज की कहानी कर्नाटक से है। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी कर्नाटक से है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से। 2 जनवरी को बेंगलुरु के देवनहल्ली इलाके में पहाड़ियों के पास पुलिस को एक इंसान की लाश मिलती है। मरने वाले इंसान की उम्र तकरीबन 35 से 40 साल के आसपास है और लाश को देखकर ये पहले ही नज़र में कंफर्म हो जाता है कि ये कोई नेचुरल डेथ या एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं है, बल्कि कुछ लोगों ने मरने वाले शख्स की बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से जान ली है, उसका कत्ल किया है। वजह यह है कि लाश का सिर बुरी तरह से कुचला हुआ था। कुछ ऐसे कुचला हुआ था कि उसकी पहचान कर पाना, उसको आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल था, क्योंकि चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। ऊपर से लाश के साथ कोई भी ऐसी चीज़, आई कार्ड हो, पर्स हो, मोबाइल फ़ोन हो, इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे उसकी पहचान इस्टेब्लिश हो पाती। और साथ ही पुलिस ने गौर किया कि लाश के हाथों की उंगलियां भी जो है कातिलों ने काट ली थी, और न सिर्फ काट ली थी बल्कि वो मौका वारदात से बिल्कुल गायब थी, नदारद थी। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि मरने वाले शख्स के साथ बहुत ही जघन्यतम तरीके से कातिल पेश आ चुके हैं और उन्होंने इसकी हत्या की है। यानी ये मामला एक कंप्लीट ब्लाइंड मर्डर का था। ब्लाइंड मर्डर इसलिए क्योंकि मरने वाले की पहचान ही पता नहीं है, तो फिर तफ्तीश आप समझिए कैसे आगे बढ़ेगी, और इस तरह के मामलों को ब्लाइंड मर्डर का मामला कहा जाता है। तो ब्लाइंड मर्डर के इस मामले में पुलिस ने जांच करने का फैसला किया। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल था और पुलिस ने इसके लिए एक टीम बनाई, जिसका हेड उस इलाके के डीएसपी के.एस. नागराज को बनाया गया, और उसी टीम में फिंगरप्रिंट ब्यूरो की लेडी इंस्पेक्टर जयलक्ष्मी और कई सारे दूसरे पुलिस वालों को उस टीम में शामिल किया गया, जिन्हें यह जिम्मेदारी दी गई कि वो इस ब्लाइंड मर्डर केस को सॉल्व करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पुलिस ने लाश बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी, और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद पुलिस ने यह तय किया कि वो आसपास के इलाके में थोड़ा और सर्च ऑपरेशन चलाएगी, ताकि अगर उस लाश से रिलेटेड कोई भी बिलोंगिंग, कोई भी ऐसी चीज़ पुलिस को वहाँ से बरामद हो तो पुलिस उसके सहारे तफ्तीश को आगे बढ़ा सके। पुलिस ने इसी कोशिश में देवनहल्ली की पहाड़ियों पर जहाँ लाश मिली थी उसके आसपास मैसिव सर्च ऑपरेशन किया, और आपको जानकर हैरानी होगी और अच्छा भी लगेगा कि पुलिस की इस कोशिश का नतीजा सामने आया। और नतीजा यूं सामने आया कि पुलिस ने उस इलाके में जब बहुत ज़बरदस्त तरीके से तलाशी अभियान चलाया, फ्रेंटिकली सर्चिंग जिसे कहते हैं, पुलिस ने किया, तो वहाँ पुलिस को 2 इंसानी उंगलियाँ मिली, कटी हुई उंगलियाँ। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो लाश मिली थी उसके हाथों की उंगलियाँ भी गायब थी, उसे भी काट कर फेंका गया था। तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही थी कि शायद ये उंगलियाँ उसी इंसान की है जिसकी लाश उन्होंने पहले बरामद की थी। पुलिस लाश को पहले ही पोस्टमार्टम के लिए भिजवा चुकी थी, अब पुलिस ने इन उंगलियों को भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। उधर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं, उन्होंने जब लाश का पोस्टमार्टम किया तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि मौत जो है इस शख्स की गला घोंटे जाने की वजह से हुई है, और मौत के बाद ही जो है उसका सिर भी कुचला गया है, और मौत के बाद उसके हाथों की उंगलियां काटकर अलग की गई हैं। कहने का मतलब ये कि कत्ल किसी और तरीके से हुआ, और लाश की जो इतनी बुरी हालत हुई वो बेसिकली सबूत मिटाने के इरादे से कातिलों ने किया था। तो ये सारी बातें शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में, फॉरेंसिक जांच में साफ हो गई। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने उंगलियों की बनावट को देखकर और डेड बॉडी से उसका मिलान कर यह भी कंफर्म किया कि ये जो बरामद उंगलियां हैं, ये उंगलियां भी उसी मरने वाले शख्स की हो सकती हैं। कहने का मतलब ये कि धीरे धीरे ही सही कड़ियां जो है वो जुड़ती जा रही थी। अब पुलिस के पास उंगलियां तो थी, लेकिन इसके अलावा और कोई पहचान और कोई जरिया नहीं था इस मामले की जांच आगे बढ़ाने का। तो पुलिस ने यह तय किया कि वो इन उंगलियों के सहारे मरने वाले शख्स की पहचान पता करने की कोशिश करेगी, और पुलिस ने उन उंगलियों का फिंगरप्रिंट लेकर उसे उनके पास जो डेटा बैंक होता है उस डेटा बैंक में इंसर्ट करने का, डालने का तय किया। इससे पहले आपने ऐसे अनगिनत कहानियां सुनी होंगी जिसमें किसी मौका वारदात पर चोर, डकैत, कातिल या किसी भी अपराधी का फिंगरप्रिंट छूट गया होगा, और उस फिंगरप्रिंट के सहारे पुलिस जो है गुनहगार तक पहुंची होगी। लेकिन यह मामला थोड़ा अलग था, या यूं कहें कि यह मामला बिल्कुल उल्टा था। इसमें मरने वाले इंसान की फिंगरप्रिंट जो है, मरने वाले इंसान का फिंगरप्रिंट पुलिस ने कलेक्ट किया था, और उसी फिंगरप्रिंट के सहारे अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाना चाहती थी। तो पुलिस ने जब फिंगरप्रिंट को अपने डेटा बैंक में, फिंगरप्रिंट के डेटा बैंक में डाला, तो वो खुशी के मारे बिल्कुल उछल पड़े। इसलिए खुशी के मारे उछल पड़े क्योंकि इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस को सॉल्व करना पुलिस वालों के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है। उनका काम भी तनाव भरा होता है, और जब
इस तरह के एफर्ट में कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने आता है तो इंसान का खुश होना लाजमी है। तो पुलिस ने ये देखा कि ये फिंगरप्रिंट जो है, उनके फिंगरप्रिंट का जो बैंक है उसमें मौजूद हज़ारों लोगों में से एक व्यक्ति के साथ, एक आदमी के साथ मैच कर गया और उस आदमी का नाम था मुथायलप्पा। मुथायलप्पा की उम्र पुलिस के बही खातों के मुताबिक तकरीबन 37 साल की थी और मुथायलप्पा जो है बेंगलुरु का या कर्नाटक का नहीं बल्कि पास के ही आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले का रहने वाला था। अब सवाल यह है कि एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी जिसकी लाश एक पहाड़ी पर बहुत ही बुरी हालत में म्यूटिलेटेड कंडीशन में मिली, उस आदमी का फिंगरप्रिंट पुलिस के पास कैसे हो सकता है? क्या ये कोई पुराना अपराधी था, कोई बदमाश था? इसका जवाब भी पुलिस ने ही दिया। पुलिस ने यह बताया कि ये मुथायलप्पा नाम का जो आदमी है ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर का रहने वाला है और अनंतपुर के ही कंबादुर इलाके की पुलिस ने आज से कई साल पहले यानी 2009 में चोरी के एक मामले में इस आदमी को एक बार गिरफ्तार किया था। यानी इसका क्राइम से पहले इन्वॉल्वमेंट रहा था, लेकिन ये कोई पेशेवर अपराधी या हमेशा चोरी या डकैती या बदमाशी करने वाला आदमी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद चोरी के एक मामले में कंबादुर पुलिस ने, आंध्र प्रदेश की पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया था तो उसका फिंगरप्रिंट वहाँ की पुलिस ने अपने डेटा बैंक में रख लिया था। अब जब कर्नाटक में इसकी लाश मिली और फिंगरप्रिंट पुलिस ने कलेक्ट किया तो पुलिस ने न सिर्फ अपने स्टेट में बल्कि आसपास के जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से भी पुलिस ने उस फिंगरप्रिंट को मिलाने की कोशिश की और आंध्र प्रदेश के, जैसा मैंने आपको बताया कि अनंतपुर ज़िले के कंबादुर पुलिस ने जो फिंगरप्रिंट कलेक्ट की थी उस फिंगरप्रिंट के साथ इस आदमी के हाथों की उंगलियों के निशान फिंगरप्रिंट जो है वो बिल्कुल मैच कर गए और इस आदमी की पहचान मुथायलप्पा के रूप में हुई। हालांकि ये साउथ इंडियन नेम है और मैं बहुत वेल एक्वेंटेड नहीं हूँ साउथ इंडियन नामों से, तो शायद उच्चारण में कोई कमी रह जाए। अगर साउथ से हमारे कोई दोस्त या बंधु देख रहे हो तो प्लीज़ उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। बहरहाल अब जब मुथायलप्पा की पहचान हो गई, ये क्लियर हो गया कि ये अनंतपुर का रहने वाला वही शख्स है जो 2009 में भी एक बार पकड़ा गया था, तो पुलिस के पास जो उसका एड्रेस था उस एड्रेस पर बेंगलुरु पुलिस की एक टीम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जा पहुंची और वो जगह था अनंतपुर का रल्लापल्ले गांव या रल्लापल्ले इलाका। रल्लापल्ले में जाकर पुलिस ने उसके घर वालों से बातचीत की तो घर वालों ने ये कंफर्म किया कि हाँ, मुथायलप्पा जो है वो 1 जनवरी से ही यानी इस साल 2023 के 1 तारीख से ही गायब है। असल में 1 जनवरी की रात को मुथायलप्पा अपने घर से एक पार्टी में जाने की बात कहकर निकला था, लेकिन इसके बाद वो लौटकर घर नहीं आया। घर वाले बहुत परेशान हुए और उन्होंने इस सिलसिले में लोकल पुलिस स्टेशन में मुथायलप्पा की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन लोकल पुलिस तमाम कोशिश करने के बावजूद मुथायलप्पा के बारे में कोई जानकारी पता नहीं कर सकी। इधर मुथायलप्पा की लाश अब कर्नाटक के बेंगलुरु में, राजधानी में बरामद हो चुकी थी। तो जब ये डेड बॉडी बरामद हुई और उसकी आइडेंटिटी क्लियर हो गई तो पुलिस उसके गांव पहुंची और गांव पहुंचकर पुलिस को ये पता चला कि आखिरी बार वो अपने घर से 1 जनवरी को निकला था। और इत्तेफाक देखिए कि 1 जनवरी को वो घर से निकला और 2 जनवरी को उसकी लाश देवनहल्ली की पहाड़ियों पर मिली। कहने का मतलब ये कि उसका कत्ल जो है, मुथायलप्पा का कत्ल जो है वो 1 और 2 जनवरी के दरमियान ही हुआ था। ये बात अब और क्लियर हो गई। इसके बाद पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करने लगी कि आखिर यह आदमी पार्टी करने कहाँ गया था, किसके साथ गया था। यहाँ पर पुलिस का जो कन्वेंशनल तरीका होता है, जिसे हम ऑर्थोडॉक्स पुलिसिंग भी कहते हैं या पारंपरिक तरीके से जो पुलिस तफ्तीश करती है, वो काम आया। पुलिस ने अपने मुखबिरों से मदद ली और ख़ासकर अनंतपुर आंध्र प्रदेश में जो पुलिस के मुखबिर थे उनसे आंध्र प्रदेश की पुलिस ने बात की और वो फीडबैक या इनपुट जो है उन्होंने कर्नाटक की बेंगलुरु पुलिस से शेयर की। और उस फीडबैक और इनपुट के मुताबिक ये पता चला कि मुथायलप्पा जो है 1 तारीख को 2 लोगों के साथ, ई नागेश और सोमशेखर, इन 2 लोगों के साथ पार्टी करने के लिए गया था और इन लोगों के साथ वो आखिरी बार देखा गया था। ई नागेश पेशे से एक वकील है और मुथायलप्पा का एक रिश्तेदार भी है, दूर का रिश्तेदार भी है, जबकि सोमशेखर उनका एक कॉमन फ्रेंड है। अब जब पुलिस को इन दोनों के बारे में जानकारी मिल गई तो पुलिस ने बिना देर किए हुए, बेंगलुरु की पुलिस ने इन दोनों को इंटरसेप्ट कर लिया और उठा लिया। पहले इनसे जब मुथायलप्पा के बारे में पूछताछ की तो इन्होंने पुलिस को छकाने बहलाने की पूरी कोशिश की, झूठ बोलते रहे, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो हार कर इन दोनों ने यह कबूल कर लिया कि मुथायलप्पा की जान उन्होंने ही ली है और उनके साथ इस कत्ल को अंजाम देने में उनका एक और साथी शामिल है जो कि नाबालिग है। नाबालिग है ये बात तो खैर उन लोगों ने नहीं बताई, लेकिन जब पुलिस ने उस साथी के बारे में जानकारी जुटाई और उसे पकड़ा तो पता चला कि वो माइनर है, तो इसीलिए पुलिस ने उसके नाम का खुलासा नहीं किया। तो कुल मिलाकर सोमशेखर
और ई नागेश ने मिलकर मुथैलप्पा की 1 तारीख की रात को हत्या कर दी थी। और हत्या करने के लिए एक पार्टी के बहाने उन्होंने मुथैलप्पा को बुलाया था, उसे दावत देकर बुलाया था, शराब पीने का लालच भी दिया था। और मुथैलप्पा जो अपने आने वाले वक्त और अंजाम से बेखबर था, वो आंख मूंद कर अपने रिश्तेदार और दोस्त के साथ पार्टी करने चला गया। लेकिन इन दोनों ने उसके खिलाफ साजिश रच रखी थी और इन्होंने अपने तीसरे साथी के साथ मिलकर एक ठिकाने पर पहले उसकी गला घोंटकर जान ली और फिर सबूत मिटाने के इरादे से उसकी लाश को वो लेकर गए देवनहल्ली की पहाड़ियों में। और इसी बीच उन्होंने एक भारी पत्थर उसके चेहरे पर दे मारा, जिससे उसका सिर बिल्कुल कुचल जाए, चेहरा खराब हो जाए। और डेड बॉडी को उसी हालत में उन लोगों ने वहाँ देवनहल्ली की पहाड़ियों पर फेंका और हाथों की तमाम उंगलियां काट ली ताकि फिंगरप्रिंट वगैरह भी न मिल पाए, और उन उंगलियों को भी वहीं झाड़ियों में फेंक कर वो फरार हो गए। लेकिन पुलिस ने इस मामले को सॉल्व कर लिया, और कैसे सॉल्व कर लिया ये तो मैंने आपको बता दिया। अब सवाल यह है कि इन लोगों ने मुथैलप्पा का कत्ल क्यों किया? तो इसका जवाब है सालों पुरानी रंजिश। दरअसल मैंने आपको बताया कि ई नागेश जो पेशे से एक वकील है, वो मुथैलप्पा के दूर का रिश्तेदार था और दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर, दोनों के परिवारों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर पुरानी लड़ाई, पुराना झगड़ा चला रहा था। और यह जो मुथैलप्पा नाम का आदमी है जिसकी हत्या हुई, इसने आज से कई साल पहले नागेश के माता पिता पर उसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के सिलसिले में बड़ा ही खतरनाक हमला किया था, जिसमें वो जख्मी हो गए थे। उसके बाद वक्त गुजरता गया, मुथैलप्पा और नागेश के बीच धीरे धीरे रिश्तों की खटास भी कम हुई। वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर आगे बढ़ते रहे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते रहे, लेकिन नागेश के मन में वो खुंदक, अपने माता पिता पर हुए हमले की जो आग थी, वो बदले की भावना थी, वो बनी रही। और उसी बदले की भावना के तहत उसने ये तय किया था कि वो मुथैलप्पा की जान लेगा। और इसी के तहत उसने मुथैलप्पा को अपने दोस्त सोमशेखर के साथ मिलकर पार्टी के लिए इन्वाइट किया, और फिर एक और तीसरे साथी को बुलाकर 3 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। और फिर उसकी हत्या करने के बाद लाश को बहुत ही बुरी तरीके से खराब करके उन्होंने देवनहल्ली की पहाड़ियों पर फेंक दिया। लेकिन आखिरकार पुलिस की तफ्तीश और मरे हुए इंसान की कटी उंगलियों के फिंगरप्रिंट से इस मामले का पुलिस ने कामयाबी पूर्वक खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले को सॉल्व कर दिया। तो इसके लिए बेंगलुरु पुलिस की और साथ साथ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले के पुलिस की तारीफ करनी होगी, दाद देनी होगी। इससे पहले भी एक इसी तरह का मामला बेंगलुरु से सामने आया था, जिसकी कहानी अब से मैं कुछ रोज़ पहले लेकर आया था, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें एक कटा हुआ हाथ, एक इंसान का 3 टुकड़ों में कटा हुआ हाथ एक कूड़े के ट्रक में मिला था, और उस कटे हुए हाथ के फिंगरप्रिंट से फिर मरने वाले की पहचान हुई थी। तो ये दोनों कहानियाँ अपने आप में बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। थोड़ी बहुत तब्दीली दोनों स्टोरीज़ में ज़रूर है, लेकिन चौंकाने वाली बात या नई बात या नया एलिमेंट ये है कि आम तौर पर जो गुनहगार होते हैं, जो बदमाश होते हैं, उनके फिंगरप्रिंट के ज़रिए जो है मामले सॉल्व हुआ करते हैं, पुलिस मामलों को सुलझाती है। लेकिन इन दोनों ही मामलों में पुलिस ने जो विक्टिम थे, मरने वाले लोग थे, उनके कटे हुए हाथ या उंगलियों से फिंगरप्रिंट कलेक्ट करके उन मामलों को सुलझाया। तो इस मामले के लिए खासकर बेंगलुरु पुलिस और उसके फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट की बड़ी सराहना हो रही है, बड़ी तारीफ हो रही है। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के मन में भी ऐसी ही भावना बेंगलुरु पुलिस और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर पुलिस के लिए होगी, जिन्होंने बहुत ही कामयाबी से इस मामले को सॉल्व किया। तो इस पूरे केस पर आप क्या सोचते हैं? पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर आपकी क्या राय है? फिंगरप्रिंट से कैसे पेचीदा और टफ मामले, बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर का मामला सुलझाया जा सकता है? इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।